वाराणसी, काशी या फिर बनारस भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। वरुणा नदी और अस्सी नदी के संगम स्थल पर स्थित बनारस विश्व का सबसे पुराना शहर है। कहते हैं इस शहर को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। एक तरफ जहां बनारस को शिव की नगरी या मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो दूसरी ओर इसे मोक्ष का शहर भी कहा जाता है। कहते हैं यहां मृत्यु प्राप्त करने वालों को मोक्ष मिलता है और वे जन्म मृत्यु के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ मौत का भी जश्न मनाया जाता है। यहाँ की गंगा आरती वर्ल्ड की बेस्ट आरती होती है और इस आरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। पंडितों का एक ताल में मंत्रों का उच्चारण पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देता है। आज के समय में बनारस वर्ल्ड के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। तो आइए चलिए बनारस के इस सफर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग और अभी मैं हूँ वाराणसी। बनारस तक आने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बस, ट्रेन और फ्लाइट्स। बनारस तक आने के लिए ट्रेन आपको भारत के लगभग सभी शहरों से मिल जाएंगी। नॉर्थ इंडिया से बनारस के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो कि एसी और नॉन एसी होती है, और फ्लाइट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया से। बनारस में हमारी सुबह भी शुरू हुई चाय के गरम गरम चुस्कियों के साथ। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। बनारस में ठहरने के लिए आपको अच्छे होटल्स रेलवे स्टेशन के आसपास गोदोलिया चौक या फिर अस्सी घाट के निकट मिल जाएंगे, जो कि बजट और हाई प्राइस्ड होटल्स भी होते हैं। बनारस आने का मेरा पर्पस था 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करना और साथ ही साथ यहाँ के 84 घाटों में घूमना। और इस बार इस जर्नी में मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ मेरे दो साथी भी थे। आइए चलिए उनसे मैं मिलाता हूँ आपको। बनारस में लोकल घूमने के लिए आपको यहाँ ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा मिल जाएंगे। आप इनकी सवारी से बनारस के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो हम लोग भी एक रिक्शे की सवारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर दर्शन के लिए चल पड़े। ये रास्ता सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक जाती है, जहां से आप काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। ये रोड जो है मंदिर की तरफ जाती है और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल में वहाँ पूजा करवाने, और फिर उसके बाद निकल कर हम लोग देखते हैं कुछ मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे और फिर की जाएगी बोटिंग। चलते चलते मैं यहाँ की इमारतों को देख रहा था जो एक ही रंग में रंगे हुए थे। गुलाबी रंग से रंगी हुई ये इमारतें, ये दुकानें, ये मकान काफी खूबसूरत और काफी यूनिक लग रहे थे देखने को। और क्योंकि सुबह का समय था, बाजार पूरी तरह से खुली नहीं थी। काफी सारी दुकानें अभी बंद थी और काफी सारी दुकानें खुल रही थी, लेकिन जो दुकानें खुली थी वहां पे नाश्ते के लिए भीड़ लगा हुआ था। और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि दिसंबर 2021 में बन करके तैयार हुआ और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करीब करीब 5 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाट से सीधी जोड़ती है। श्रद्धालु गंगा जी से गंगा जल लेकर सीधे भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं।
और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस ब्लॉग में बताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र बना रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त किया। इस मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया था। भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के पश्चात हम लोग चल पड़े ठठेरी बाजार, क्योंकि हमें जाना था राम भंडार। राम भंडार की कचौड़ियाँ पूरे बनारस में फेमस है, और ये इतनी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ की कचौड़ियाँ खाने के लिए जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो राम भंडार जाना नहीं भूलते। तो ये ठठेरी बाजार आ गए हम लोग। राम भंडार किधर पड़ेगा? सीधे। तो राम भंडार चलते, कुछ नाश्ता वास्ता किया जाए। वहाँ की पूड़ी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। इस पूरे इलाके को कहा जाता है ठठेरी बाजार। टू मच ऑफ आवर डिसअपॉइंटमेंट, उस दिन राम भंडार बंद था, और ये कचौड़ियाँ खाने वाली जो ख्वाहिश थी हमारे मन में, वो धरी की धरी रह गई। ठठेरी बाजार में ही हमें एक और जलपान के लिए दुकान मिला, जिसका नाम था बालाजी जलपान। तो हम वहां पहुंच गए नाश्ता करने। क्या नाम है आपके दुकान का? बालाजी बालाजी। बालाजी जलपान। यहाँ हींग और चने दाल के मिश्रण से बनी हुई कचौड़ियाँ आलू की गरम सब्जी के साथ परोसा जा रहा था। इसका स्वाद इतना बढ़िया था कि हमें एक नहीं 2-2 प्लेट खाने का मन कर रहा था, जो हम लोगों ने किया। तो ये 4 पीस पूड़ी और एक सब्जी दिया गया है यहाँ पे खाने के लिए। बनारस आए हैं और पान नहीं खाए हैं तो बनारस आने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर बनारस आए हैं तो यहाँ का बनारसी पान जरूर खाना। ये है पान की दुकान, और यहाँ से हम लोगों ने लिया पान। ये अभी हमने जहाँ पे पूरी खाई थी बगल वाली दुकान में, सुबह बनारस उसका नाम था, और ठीक इसके बगल में ये पान दुकान। यहाँ से हमने ऑर्डर किया पान। मुंह में डालते ही पूरी तरह से घुल जाती है ये एक बार में। ये कचौड़ी के लिए वैसे काफी सारे छोटे बड़े दुकान देखते हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, वैसी चीजें मिलती हैं। और यही रास्ता है जो हमें नीली लस्सी वाले दुकान पे लेके जाएंगे। देखते हैं, ब्लू लस्सी वाले का नाम काफी सुना था, अब देखते हैं ब्लू लस्सी वाला कैसा है दुकान और वहाँ किस तरह की लस्सी मिलती है। सुना है कि 120 टाइप की लस्सियाँ वहाँ मिलती है। तो यहाँ आ गए ब्लू लस्सी दुकान, देखिए कितना लाइन लगी है। तो फाइनली मैं आ पहुंचा हूं द ब्लू लस्सी शॉप। इसको ब्लू लस्सी शॉप क्यों कहा जाता है ये तो पता नहीं, शायद इसकी दीवारें नीली हैं इसलिए। और ऐसे दीवारों पे जिस तरह से यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोज लगे हुए हैं, ये शायद एक ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पर लोगों का। जो भी यहाँ आता है अपनी एक छोटी सी फोटो चिपका करके चला जाता है, जैसे कि यहाँ आप दीवारों पे देख रहे हैं। किसी ने बताया कि साउथ कोरिया से कोई लड़की यहाँ पर किसी जमाने में आई थी और यहाँ पर उसने लस्सी पिया था। उसको यहाँ की लस्सी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि यहाँ के दीवारों के नीली रंग से कोरिलेट करते हुए इस दुकान का नाम ही उसने रख दिया द ब्लू लस्सी शॉप। और तब से इस दुकान को द ब्लू लस्सी शॉप या फिर नीली लस्सी वाले के नाम से ही जाना जाता है। ये अपना इंग्रेव टैटू का एक स्टिकर यहाँ लगा दिया। हालांकि इंग्रेव टैटू जो है ये बनारस में तो मौजूद नहीं है, लेकिन चाहो तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं शायद अपना बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। यहाँ पर आपको करीब करीब 150 वैरायटी के लस्सी मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग फ्लेवर्स के हैं। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया मिक्स्ड फ्रूट लस्सी। तो समझा जाए कैसा है।
तक लोगों ने टेस्ट किया, अच्छा लगा, मेरी बारी है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है ये, और इसमें एक से बढ़कर एक फ्रूट्स के फ्लेवर आते देखेंगे आपको। एक सिप ले रहा हूँ, एक बाइट ले रहा हूँ। इसमें पाइनएप्पल, पपीता, अनार, बनाना सब कुछ है, यहाँ तक सेब भी। ब्लू लस्सी इज अ मस्ट विजिट। बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है, तो अब हम लोग चल पड़े बनारस की इन्हीं गलियों में से होते हुए मणिकर्णिका घाट की ओर। ये गलियां मणिकर्णिका घाट पे ही जाकर खुलती हैं, तो आइए चलते हैं, जरा नजारा लेते हैं यहाँ की गलियों का। मणिकर्णिका घाट बनारस के प्रमुख घाटों में से एक है। इस घाट में 24 घंटे दाह संस्कार होते रहता है। मृत्यु, जो कि संसार का सबसे बड़ा सत्य है, इस सत्य को पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं मरने के लिए। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो बनारस में सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम समय में पधारते हैं, और उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें यहाँ मणिकर्णिका घाट पे ही जलाया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है। कहते हैं जिनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होता है वो सीधा स्वर्ग को जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। एज पर हिंदू माइथोलॉजी, भगवान शिव पार्वती के साथ एक बार भगवान विष्णु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वाराणसी आए थे। विष्णु जी ने दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली के एक मणि कुएं में गिर गई, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट पे ही स्थित है। वैसे तो बनारस में सैकड़ों मंदिरें हैं, पर इस मंदिर की खासियत कुछ और ही है। दरअसल अन्य मंदिरों के अलावा ये मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। जी हाँ, ये एक तरफ झुका हुआ है, जो हमें इटली के टावर ऑफ पीसा की याद दिलाती है। इस मंदिर को मातृऋण महादेव मंदिर, झुका हुआ मंदिर या काशी करवट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये साल में ज्यादातर समय गंगा नदी में ही डूबा हुआ रहता है, और इसका गर्भगृह भी गंगा जल में ही समर्पित रहता है। जल के हटते ही ये मंदिर सबके सामने बाहर आता है, और फिर इसमें पूजा अर्चना की जाती है, और ऐसा हर साल होता है। ये पूरा वाराणसी शहर, और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट के कहते बगल में हैं है ये मंदिर। महाराजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए इस मंदिर को बनवाया था, और उसे गर्व हुआ था कि उसने अपनी मातृ ऋण का कर्ज चुका दिया। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ये मंदिर एक तरफ झुक गया। बनारस के इस ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये सीरीज यहाँ खत्म नहीं होगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाले ब्लॉग्स के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखलाऊंगा शाम के बनारस को। जी हाँ, यहाँ की खूबसूरती को जो रात में नजर आती है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने जाऊंगा यहाँ की फेमस गंगा आरती, वो गंगा आरती जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग बनारस आते हैं। तो मेरे इस वीडियो में आप उस गंगा आरती को भी देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के मार्केट्स और गोदोलिया चौक भी मैं आपको लेकर चलूंगा। Till then, have a great time.